गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम पुष्पा, मैं हिंदी की टीचर हूँ और 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है हिंदी पढ़ाने का। तो आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो है भाषा का सामान्य परिचय। आज तक जिस भी कंपटीशन लेवल में हिंदी का सिलेबस रहा है उसके अंदर हिंदी में सबसे पहली जो चीज़ है वो है भाषा का सामान्य परिचय, क्योंकि इस बेस के ऊपर हमारा जो हिंदी का टारगेट चलता है वो रखा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, भाषा का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले भाषा है क्या, कहाँ से आई, किस प्रकार से इसको बोला जाता है, उसके बारे में हम इसका परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये भाषा शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, क्योंकि जो धातु होती है वो हमेशा मूल भाषा में ही होती है और हमारी जो मूल भाषा है वो मानी जाती है संस्कृत। इसलिए भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इस भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब विचार कैसे प्रकट करते हैं, तो हम भाषा की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने मन और मस्तिष्क के विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही हम कहते हैं भाषा। कि भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं और उसे सामने वाले को बता भी सकते हैं। इसलिए इस भाषा का हमारे टॉपिक में बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है। अब हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो साइको में हमारे मनोवैज्ञानिक है, वो ये मानते हैं कि भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जिसमें हम 3 प्रकार से इस चीज़ को सीख सकते हैं। सबसे पहले है जिज्ञासा, सेकंड नंबर अनुकरण और थर्ड नंबर पर है अभ्यास। अब ये जिज्ञासा होती क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी किसी चीज़ को सीखने की इच्छा रखने वाला होता है वो तो होता है ओनली फॉर जिज्ञासु, लेकिन किसी चीज़ को सीखना ही क्या कहलाता है, जिज्ञासा। हमारे साइको में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे थॉर्नडाइक। उन्होंने कहा था कि जब तक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा यानी कि तत्परता नहीं है तब तक वो उस चीज़ को नहीं सीख सकता। उन्होंने कहा था कि एक घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए जब तक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा नहीं है वो किसी कार्य को नहीं सीख सकता। दूसरी बात अनुकरण। जब हमारे मन में किसी चीज़ की जिज्ञासा होगी तो हम उसका बार बार क्या करेंगे, अनुकरण, और अनुकरण करने के बाद हम उसे सीखने के लिए क्या करेंगे, अभ्यास। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके 3 चरण माने गए हैं, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। नेक्स्ट है हमारी भाषा की विशेषताएं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है भाषा एक अर्जित संपत्ति है, क्योंकि इस भाषा को हम क्या करते हैं, समाज द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए भाषा क्या मानी जाती है, अर्जित संपत्ति। सेकंड है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह समाज के द्वारा सीखी जाती है इसलिए यह हमारी सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अभी हमने देखा था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कह रहा था, अनुकरण। इसका मतलब भाषा हम किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब परिवर्तनशील कैसे, जैसे हम किसी भी दूसरी सिटी में जाते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, उनकी भाषा का अनुकरण करते हैं। इसलिए वहाँ जाकर हमारी भाषा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट, भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। जो हमारे हिंदी में शिक्षण सूत्र हैं उसके अकॉर्डिंग भाषा जो है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। क्यों, जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, हम उसे लिख नहीं सकते, हम उसे बोल नहीं सकते, तब तक वो हमारे लिए क्या होती है, कठिन। और जब हम उसे सीख जाते हैं लिखना और बोलना तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, सरल। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप कैसे, जैसे हमने अ हिंदी में लिखना है वो वैसे ही लिखा जाता है, उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए भाषा का मानक रूप होता है। ये थी हमारी भाषा की विशेषताएं। नेक्स्ट है भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम। सबसे पहली चीज़ तो रीट परीक्षा के अंदर इन 4 क्रम में से 4 प्रश्न ही बनते हैं। या तो वो ये पूछता है भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो उसके लिए क्या है कि सीक्वेंस के लिए आपको सूत्र याद करना है, सुबोपल्ली, यानी कि सबसे पहले किसी भी वस्तु को सुनो, उसके बाद बोलो, उसके बाद पढ़ो और उसके बाद लिखना। सबसे पहले बच्चा जब भाषा को सीखता है तो वो सिर्फ ओनली फॉर सुनता है।
सुनने के बाद वो क्या करता है, उसका अनुकरण यानी कि बोलना। अनुकरण जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे बोलना, यानी कि किसी भी चीज़ को सुनकर फिर उसका अनुकरण करना अर्थात बोलना। उसके बाद वो करता है उसको पढ़ता है और अंत में वो क्या करता है, लिखना। यानी कि भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है जो आप याद कर सकते हैं, सुबोपल्ली। इस एक सूत्र में से 4 प्रश्न बनते हैं जो हमेशा रीट परीक्षा के अंदर पूछे भी गए हैं। तो ये था हमारा भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम, जिसे हम कौशल के नाम से भी जानते हैं। भाषा के क्रम के बाद सबसे पहली चीज़ ये आती है कि सबसे सरल भाषा कौन सी मानी जाती है। तो सबसे जो सरल भाषा होती है वो होती है मौखिक। अब ये मौखिक सबसे सरल भाषा क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम जो भी चीज़ सुनते हैं उसके द्वारा हमें उसका वर्ण, वाक्य या जो भी शब्द बोला जाता है वो आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए मौखिक भाषा जो है वो सबसे सरल है। नेक्स्ट, सबसे कठिन भाषा जो है वो है सांकेतिक। अब कठिन क्यों है? क्योंकि संकेत, मैंने अपना हाथ हिलाया, किस वजह से हिलाया किसी को पता नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाती है, कठिन भाषा कहलाती है। कि संकेत द्वारा हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति किस बात के लिए संकेत कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास भाषा के जो प्रकार हैं वो हैं 3। अब कुछ किताबों में 2 भी माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना भाषा के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, हम सिर्फ बोलकर किसी चीज़ को सुनते हैं, यानी कि जैसे हम रेडियो द्वारा गाने सुन रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, मौखिक भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर किसी चीज़ की अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थात जैसे पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र है, ये सभी आते हैं लिखित भाषा में। उसके बाद है सांकेतिक भाषा में हम संकेत द्वारा किसी चीज़ को समझते हैं। संकेत जैसे बाहर यातायात पुलिस खड़ी रहती है, वाहनों को रोकने के लिए एक हाथ इधर से करती है, दूसरों को निकालती है, तो वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। इस प्रकार से भाषा के 3 रूप है, लेकिन इसमें जो सांकेतिक भाषा है इससे गौण रूप प्रदान किया गया है। तो प्रश्न कई प्रकार से पूछा हुआ है, भाषा के रूप कितने हैं? अगर 3 ऑप्शन में है तो 3 का ही उत्तर होगा, यदि हैं ही 2 तो 2 का ही आंसर दिया जाएगा। तो ये थे भाषा के प्रकार। नेक्स्ट, इसके बाद भाषा का जो सामान्य परिचय है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आपके पास 5 प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको 10 सेकंड में देना है। हाँ जी गाइस, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपके पास 5 प्रश्न हैं, इनका आपको आंसर 10 सेकंड में देना है। हाँ जी गाइस, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ध्वनि भी दिया होगा, तो ध्यान रखना, यदि आपके पास लिखा हो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तब तो उसका आंसर होगा ध्वनि। यदि ना तो उसमें मौखिक लिखा है ना ही लिखित लिखा है तो उसका आंसर होगा वर्ण, क्योंकि सुपरवाइजर के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है और आंसर इसका वर्ण ही माना गया है। नेक्स्ट, भाषा सीखने का तीसरा कौशल, तो आपको याद होगा हमने 4 कौशल्स की बात की थी, तो तीसरा कौन सा था, सुबोपल्ली, यानी कि तीसरा कौशल है पढ़ना। नेक्स्ट है ध्वनि के लिखित रूप को, तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अब आ गई लिखित रूप, यानी कि लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। उसके बाद है भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो आपको स्टार्टिंग में बताया था भाष धातु, जो कि किस भाषा की है, संस्कृत भाषा की। नेक्स्ट है भाषा का अंतिम कौशल, तो अंतिम कौशल सुबोपल्ली, यानी कि ल से लिखना। ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अब आपके इसमें कितने सही हैं इसका आंसर आप देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ण है क्या, कितने होते हैं, कौन कौन से माने जाते हैं, या इनकी कुल संख्या कितनी है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने भाषा के बारे में बात की, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें से यही बना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो कि मैंने आपको प्रश्न दिया भी था। तो इसके अंदर ध्यान रखना वर्ण आएगा।
अब ये वर्ण क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखी हुई है, ना तो लिखा है मौखिक और ना ही लिखा है इन्होंने लिखित। यदि मौखिक इकाई लिखी होती तो इसका उत्तर होता ध्वनि, और अगर लिखित लिखा होता तो होता है वर्ण। क्योंकि ध्वनि क्या होती है? सिर्फ मुख से बोली जाती है, वो होती है मौखिक इकाई, सिर्फ बोलना। जैसे अ का उच्चारण किया, वो एक है ध्वनि हमारी, जिसको हम सिर्फ मौखिक में बोल रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर अ लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक वर्ण। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। इसके बाद हम बात करते हैं अब सबसे पहला हमारा है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब इन वर्णों के मेल से हम बनाएंगे शब्द। तो हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे यहां लिखा गया कलम, राम, ये हमारे क्या हैं? शब्द। अब ये शब्द कैसे हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई एक वर्ण न होकर एक से अनेक वर्ण हैं। जैसे हम इनमें से अगर ध्वनियाँ निकालें तो हम लिखेंगे क, आधा हो जाएगा क्योंकि व्यंजन है, हलंत लगाते ही ये अपना स्वर छोड़ता है, इसमें से अ निकल गया। उसके बाद हमारे पास लिखा है ल, हलंत लगाएंगे अ छोड़ देगा। उसके बाद हमने लिखा है म, हलंत लगाएंगे ये अपना अ छोड़ देगा। इसलिए ये सभी वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो कलम हमारा क्या हो जाएगा? शब्द। इसी प्रकार यदि हम राम में से ध्वनियाँ निकालें तो हम लिखेंगे र, आधा। अब र के पास आ लगा है तो आ जाएगा। उसके बाद म के साथ अ। अब आपसे पूछ लिया जाए इनमें कितनी ध्वनियाँ हैं, तो आप इनके खंड जो किए हैं इनको गिनकर आप इनकी ध्वनियाँ आंसर दे सकते हैं। अब वर्ण से तो हमने बनाया शब्द, अब इस शब्द से बन सकता है हमारा एक वाक्य। अब ये वाक्य क्या है? वर्ण के मेल से तो शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। यानी हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल, सार्थक शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ मौखिक या लिखित, इसलिए हम कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब इन वर्णों के मेल से हम बनाते हैं शब्द, यानी कि शब्द की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा कलम और राम, ये दोनों क्या हैं? हमारे शब्द। अब इनमें से अगर ध्वनियाँ निकालनी है तो स्वर और व्यंजन को अलग कर दीजिए। अब शब्दों के माध्यम से हम एक वाक्य बना सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल ही एक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है, जैसे हमने लिखा है राम आम खाता है, ये हमारा क्या है? एक सार्थक शब्दों का वाक्य है। अब सार्थक शब्द, शब्द क्या है? सबसे पहले नोट में एक चीज़ याद रखना, शब्द को पद भी कहते हैं। अब ये पद क्या है? एक बार प्रश्न पूछा हुआ है ऐसा ही परीक्षा के अंदर, शब्द का अन्य नाम है, तो शब्द का अन्य नाम जो है वो है पद। अब ये पद है क्या? तो ध्यान रखना, जब तक हमने लिखा हुआ है राम, जब तक हमने लिखा है राम, ये तो हमारा एक क्या है? शब्द। लेकिन जब इस राम को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, यानी हम लिख दे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है।
अब ये राम सिर्फ शब्द नहीं है, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग हो गया तो इसने क्या किया, अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लिया। तो ये जो सभी शब्द हैं एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वो क्या कहला रहे हैं, पद। इसलिए शब्द का एक अन्य नाम पद भी होता है। अभी एलडीसी परीक्षा में एक प्रश्न आया था, दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या कहलाता है, तो उसमें ऑप्शन थे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये ऑप्शन दिए हुए थे। अब सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूजन हुई भी, ये पद है क्या। तो ध्यान रखना, पद शब्द को ही कहा जाता है, लेकिन जब तक वो अकेला है वो शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वो एक पद बन जाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या था, समास, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही हम समास कहते हैं। तो वहाँ शब्द न लिखकर उन्होंने लिखा हुआ था पद। नेक्स्ट, शब्द जो हैं दो प्रकार के हैं, और किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, यानी कि जिसका हम अर्थ निकाल सके। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक, नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक यानी कि अर्थ सहित। इसमें से अगर हम खंड करें तो स प्लस अर्थ प्लस क, से का अर्थ होता है साथ या सहित, अर्थ मीन्स अर्थ, यानी कि जिस शब्द का कोई अर्थ है, जिसे हम वाक्य प्रयोग करने पर उसका स्वतंत्र अर्थ निकाल सके, वो होता है सार्थक शब्द। नेक्स्ट हमारे पास है निरर्थक। निरर्थक में से अगर हम उपसर्ग निकालें तो हमारा उपसर्ग निकलता है निर। निर का अर्थ होता है बिना, यानी कि बिना अर्थ वाला। अब बिना अर्थ वाला शब्द क्या है, निरर्थक। अब इन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो कोई अर्थ नहीं है, जैसे डचक, लखन, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सार्थक शब्द यानी कि समाज, समाज का हमें पता है कि अर्थ होता है परीक्षा, परीक्षा का भी अर्थ होता है। अब ये परीक्षा होती है दो प्रकार की, एक ये और एक परीक्षा है ये। युगम शब्द जो कि हमारे सिलेबस में है, युगम शब्द में इस परीक्षा का अर्थ होता है नतीजा, जिसे हम परिणाम भी कह सकते हैं। और इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़ या गीली मिट्टी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए परीक्षा हमारा शुद्ध शब्द यही है जिसका अर्थ होता है नतीजा या परिणाम। उसके बाद हलंत, अभी हमने हलंत का प्रयोग किया, जो हम ध्वनियाँ निकालने के लिए नीचे तिरछी रेखा लगा रहे थे, वो हमारा क्या था, हलंत। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, जब भी हमें व्यंजन में से, अभी हमारे पास स्वर और व्यंजन की बात आएगी, जो हमारे व्यंजन होते हैं 33, इन व्यंजन के अंदर हमेशा स्वर जुड़ा होता है। और जब इन व्यंजन से स्वर को निकालना हो, जैसे क लिखा है, इस क को जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर अ का साउंड चलता है, लेकिन यदि इस क में से अ निकालना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा हलंत का। हलंत कहते हैं इस नीचे वाली तिरछी रेखा को। ये लगाने के बाद व्यंजन में से स्वर अलग हो जाता है। तो इस हलंत का प्रयोग व्यंजन में से स्वर को निकालने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है शिरोरेखा। शिरोरेखा तो आप सभी जानते हैं, जो ऊपर वाली लाइन लगी होती है किसी भी शब्द पर, वो कहलाती है शिरोरेखा। अब ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम जितने भी शब्द लिख रहे हैं वो हमारे सीक्वेंस में यानी कि लिपिबद्ध तरीके से लिखे जाएं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शिरोरेखा का। तो ये थी हमारी बेसिक सी छोटी सी जानकारी। अब हम आगे चलेंगे, वर्ण कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वर्ण की संख्या। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण की संख्या जो है 44। अब कई जगह आपको 52 भी मिलेगी। तो 52 क्या होती है, हमारी जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उसके अंदर हमारे वर्णों की संख्या मानी जाती है 52। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आंसर के अंदर 44 या 52 इकट्ठा कभी नहीं देगा, देगा एक ही ऑप्शन। अब सबसे पहले हम सिर्फ 44 वर्णों का विवरण करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको मैं 52 वर्ण बताऊंगी, देवनागरी लिपि में 52 वर्ण कैसे हैं। सबसे पहले वर्ण के प्रकार, जिसे हम भेद भी कह सकते हैं, जो कि हैं 2, स्वर और व्यंजन। स्वरों की जो संख्या है वो होती है 11, व्यंजन की जो संख्या है वो होती है 33। अब सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे, व्यंजन की बात हम बाद में करेंगे। स्वर, सबसे पहले इसकी परिभाषा,
जिन वर्णों का उच्चारण मुख से स्वतः, स्वतः का जो अर्थ होता है वो होता है अपने आप, अपने आप हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्वर। अब कुछ किताबों में इसकी परिभाषा जो है वो अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन सरल बेस में हम देखें तो सिर्फ जिन वर्णों का उच्चारण मुख से स्वतः हो जाता है वही स्वर कहलाता है। अब इन स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन सी है? तो अ, आ, ई, उ, री। ध्यान रखना, री हमेशा ऊ के बाद ही आएगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको अंतिम में लेके जाते हैं, तो री हमेशा ऊ के बाद ही लिखा जाएगा। ए, ऐ, ओ, औ। ये है हमारे 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों को अलग अलग भागों में अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार होगा? सबसे फर्स्ट होगा कालमान। काल यानी कि समय, या कई जगह मिलेगा अवधि लिखा हुआ। अवधि का अर्थ होता है समय। अब ये अवधि दो प्रकार की होती है, एक तो है ये अवधि और एक होती है ये अवधि, जो कि हमारे पास एक युग्म शब्द भी है। इस अवधि का अर्थ होता है समय, और ये जो अवधि होती है बड़ी मात्रा वाली, ये होती है हमारी एक भाषा का नाम। तो ध्यान रखना, बहुत बार ये युग्म शब्द पूछा भी गया है। तो सबसे पहला जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है कालमान, अर्थात अवधि अर्थात समय के आधार पर। कई जगह कालमान लिखा मिलेगा, कई जगह समय और कई जगह अवधि। तीनों का अर्थ सेम ही है। नेक्स्ट हम करते हैं जीवा के आधार पर। अब जीव के हमारे जो भाग होते हैं वो होते हैं 3। अब इन 3 कौन कौन से होते हैं ये हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है मुखाकृति, यानी कि मुख की आकृति, इसके आधार पर ये बांटता है इसको 4 भागों में। नेक्स्ट ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर ये बांटेगा 2 भागों में। और उसके बाद है उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी बांटा जाता है 2 भागों में। तो इस प्रकार से हमारा इन स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो अब हम एक एक भाग को अच्छे से इस पर समझेंगे। अब सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा कालमान, अर्थात समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर और थर्ड है प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बात करेंगे। ह्रस्व जिसका अर्थ होता है छोटा, छोटे को हम लघु भी कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? सबसे पहला अ, उसके बाद है ई, उ और री। ये जो 4 हमारे पास स्वर हैं ये कहलाते हैं ह्रस्व। ह्रस्व यानी कि जिन्हें बोलने में 1 गुना समय लगता है। यदि परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं 1 गुना समय। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 गुना समय लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इनके उपनाम लघु स्वर, मूल स्वर, छोटे स्वर या एक मात्रिक, क्योंकि इन पर एक मात्रा का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, अ की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अ को उदासीन स्वर कहा जाता है। सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, निम्न में से उदासीन स्वर कौन सा है? तो जो ये हमारा अ है इसे हम उदासीन स्वर कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है। हिंदी में स्वरों की संख्या तो जरूर 11 मानी जाती है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले स्वर की मात्रा तो स्वर की मात्रा 10 ही होगी। अब किसकी मात्रा नहीं है? तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अ स्वर अपने ए जो स्वर है वो अपने आप में उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर का उपनाम देखें तो गुरु स्वर, क्योंकि लघु का जो हमारे पास विलोम शब्द होता है वो होता है गुरु, यानी लघु अर्थात छोटा, गुरु यानी कि बड़ा। नेक्स्ट बड़े स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि 2 मात्रा का प्रयोग होता है, और इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि इन स्वरों को हम संधि में यूज में लेते हैं। तो इनके उपनाम हो गए। दीर्घ स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो जिन वर्णों के उच्चारण में दुगुना, हमेशा ध्यान रखना हिंदी के अंदर 2 गुना नहीं लिखा जाता, दुगुना ही लिखा जाएगा, इसलिए इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। अब ये हैं कितने? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अंदर हमारे पास संख्या पूछी जाए तो 4, इसमें यदि संख्या पूछी जाए तो हमारी 7 होती है। अब इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी है,
सबसे पहले तो ये बड़े क्यों है, क्योंकि जो आ है अपने ही भाई से मिलकर बना है, यानी कि अ और अ से मिलकर ही आ बना है। ई जो है ये अपनी ही बहनों से मिलकर बनती है, ई और ई से मिलकर बनी है। ऊ जो है ये भी ऊ और ऊ से मिलकर बनता है। अब ये जो तीन स्वर हैं ये अपनी ही जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर। एक ही जाति से बने स्वर हमेशा सजातीय होते हैं। नेक्स्ट जो चार हैं ए, ऐ, ओ, और, ये जो हैं ये अलग जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं विजातीय। ए बनता है ए प्लस ई से, ऐ बनता है ए प्लस ए से, ओ बनता है ए प्लस ऊ से, और बनता है ए प्लस औ से, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर और संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है हमारा प्लुत स्वर, जिसका उपयोग हम हिंदी में न करके संस्कृत में करते हैं, लेकिन जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके तीन भाग माने जाते हैं। तो प्लुत के अंदर हमारा एक ही आता है ओ। हाँ जी गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए। यदि आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वर्गीकरण है जीवा के आधार पर, यानी कि हमारी जीभ। जीभ के कितने भाग हैं? तीन। सबसे पहला अग्र, अर्थात जीभ के आगे का भाग। नेक्स्ट है मध्य, जीभ के बीच का भाग, और पश्च, जीभ के पीछे का भाग। अब जो अग्र भाग है वहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तो सबसे पहले जो हमारा ई और ई है वो बोला जाता है अग्र, यानी कि जीभ के आगे के भाग से। उसके बाद ए और ऐ ये भी बोला जाता है जीभ के आगे के भाग से। नेक्स्ट है मध्य, यानी कि जहाँ हमारा कंठ होता है, तो मध्य भाग से हमेशा एक ही वर्ण बोला जाता है अ। उसके बाद है पश्च, यानी कि जीभ के पीछे का भाग, इससे हम आ, उ, ओ, और बोलते हैं। इसके अंदर एक और हमारा वर्ण है जिसे हिंदी मानक भाषा में ग्रहित स्वर की संज्ञा दी गई है, जिसका जो उच्चारण है वो है हॉल, यानी कि ए और ओ को मिलाकर बोला जाए ये इसका उच्चारण होता है। इसे हम कहते हैं आधा चांद, आधा चांद, यानी कि जिसके ऊपर बिंदु नहीं लगा हुआ, तो इसे हम ग्रहित स्वर की संज्ञा देते हैं, या इसे हम आगत स्वर भी कहते हैं, या इसे हम मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। अब ये आगत क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ण है ये हमारा अंग्रेजी भाषा से लिया जा रहा है। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा से हिंदी में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे आगत स्वर या इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है, और हिंदी में इसका जो नाम है वो है ग्रहित स्वर। तो ये था हमारा जीवा के आधार पर वर्गीकरण। फिर से रिवाइज करते हैं। अग्र, मध्य, पश्च। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा हुआ है निम्न में से मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर है, तो ध्यान रखिए एक ही आएगा अ। अग्र भाग से पूछे तो चार हैं हमारे पास, ई, ए, ऐ। मध्य से एक ही है अ, पश्च से आ, उ, ओ, औ, और हमारा हॉल। अब इसके अंदर याद रखने की बात यही है कि दोनों बहिनें आगे से आएंगी, ए और ऐ ये भी आगे वाले भाग से। मध्य भाग में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही स्वर चलेगा हमारा अ, इसको याद रखना आसान है। और जो पश्च भाग में है बाकी सभी बचे हुए हमारे पश्च भाग में। तो ये था हमारा जीवा के आधार पर वर्गीकरण। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी गाइस, आपके सामने ये 7 क्वेश्चंस हैं, इसका आपको आंसर देना है, और इसका जो समय आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, तो आप लाइव चैट में इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, आंसर देखिए। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या जो कि होती है 56।
नेक्स्ट है मात्रा किसे कहते हैं, तो किसी भी वर्ण को बोलने में, वर्ण को बोलने में लगने वाला समय, लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। नेक्स्ट है मध्य स्वर कौन सा है, तो एक ही था मध्य स्वर जो कि है हमारे पास अ। उसके बाद है परीक्षा शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, तो इसकी ध्वनियां निकालने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए वर्ण निकालते हैं, प के अंदर अ, उसके बाद र के पास ई की मात्रा है तो ई, उसके बाद देखिए जो आपके पास छ आया है ये दो वर्णों के मेल से बना है, क प्लस श, तो दोनों को निकालेंगे। अब लास्ट में इसके पास आ है तो आ लिखेंगे। अब इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब आपके पास कितनी है 7। नेक्स्ट प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर आपको बताया था संस्कृत का स्वर है जो कि एक ही है हमारे पास ओम। नेक्स्ट है किस स्वर की कोई मात्रा नहीं है, तो अभी आपको बताया था ए की कोई मात्रा नहीं है। नेक्स्ट माधुर्य, तो माधुर्य में से ध्वनियाँ निकालिए, इसका ऑप्शन आ जाएगा 6। हाँ जी, देखिए माधुर्य में ध्वनियाँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास म के नीचे हलंत लगाया तो इसने अपना स्वर छोड़ दिया आ। उसके बाद हमारे पास है ध के नीचे हलंत लगाया तो ये अपना ऊ छोड़ देगा क्योंकि स्वर छोड़ता जाएगा हलंत लगते ही। उसके बाद हमारे पास य नहीं आएगा, र आएगा, क्योंकि ये जो रे होता है इसे कहते हैं रेफ वाला रे, रेफ वाला र। हिंदी में जो रे हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें से जो ये रेफ वाला रे होता है ये हमेशा स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता और ये जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है, जैसे माधुर, उसके बाद य आएगा। तो सबसे पहले हम र को लिखेंगे और हलंत लगा देंगे, स्वर नहीं निकलेगा क्योंकि ये स्वर रहित है। उसके बाद आ जाएगा य और उसके बाद आएगा अ। अब एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि लास्ट में ए निकलता है तो उस ध्वनि को गिना नहीं जाता। तो अब हम सिर्फ इसकी ध्वनियाँ य तक गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें ध्वनियाँ है 6। आई होप गाइज कि आपको आज का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। आज मेरी ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास थी, अगर इसमें कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।